हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉ के बीच में क्या रिलेशन है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून के बीच में क्या संबंध है, क्या क्या इनके बीच में सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा राज्य के आपसी संबंधों को नियंत्रित किया जाता है। राज्यों के आपसी संबंधों को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेशनल लॉ का सहारा लिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय कानून राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, निगमों, विदेशी नागरिकों पर भी लागू होने वाला कानून है। यानी नेशनल लॉ जो है वो एक राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत जितने भी लोग रहेंगे, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉरपोरेशंस हैं एंड विदेशी नागरिक रहेंगे उस स्टेट के अंदर, तो उन पर लागू होने वाला कानून नेशनल लॉ है। और जब ये अलग अलग स्टेट्स हैं, इनके बीच के रिलेशन को कंट्रोल करना है, तो उस कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल लॉ का सहारा लिया जाता है। राष्ट्रीय कानून राज्य के आंतरिक मामलों से संबंधित होता है, इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड है नेशनल लॉ। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास इतना अधिक हो चुका है कि वह केवल राज्यों के आपसी संबंधों को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के संबंधों को भी नियंत्रित करता है। यानी आज के टाइम में इंटरनेशनल लॉ इतना डेवलप हो चुका है कि केवल ना राज्य के आपसी संबंधों को नियंत्रित करेगा, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य जो हैं उनको भी कंट्रोल में रखेगा। आज इसके अंतर्गत न केवल राज्य बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून के नियमों के बीच संबंधों का प्रश्न महत्वपूर्ण विवाद का विषय बनता जा रहा है। यानी इस विषय के अंतर्गत नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ के बीच में क्या रिलेशन है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून के बीच संबंधों को जानने से पहले हमें इनका अर्थ जानना होगा कि नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ क्या है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों का समूह है जिनके अनुसार सभ्य राज्य युद्ध और शांति काल में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। इसकी डेफिनेशन है डॉक्टर R.S. गुलिया के अनुसार, रणबीर सिंह गुलिया के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कानून सिद्धांतों और नियमों का वह समूह है जिसे प्रभु सत्ता संपन्न राज्य आपसे संचालन में व्यापक मानदंडों को संरक्षण प्रदान करते हैं। तो जहाँ पर आपस में रिलेशन बनाने के लिए नियमों का यूज करेंगे और साथ ही साथ वो अपने मानवीय हितों को संरक्षण प्रदान करेंगे जिन नियमों के अनुसार, उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय कानून एक राज्य के द्वारा बनाया जाता है, स्टेट के द्वारा बनाया जाता है, जो एक स्टेट के अंदर उससे इंटरनल सिस्टम और वहाँ पे पीस स्थापित कर सके। यानी यहाँ पर जो नेशनल लॉ है वो केवल एक स्टेट के मामलों से संबंधित होता है। प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय कानून को के लिए बाध्य है। जो भी नागरिक उस स्टेट में होता है वहाँ से राष्ट्रीय कानून को मानने के लिए बाध्य होता है। इसकी डेफिनेशन है डॉक्टर R.S. गुलिया के अनुसार, राष्ट्रीय कानून क्षेत्र भी सर्वोच्च होता है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं इसका पालन करने के लिए बाध्य रहती हैं। यानी राष्ट्रीय कानून एक स्टेट के अंदर होता है, वहाँ भी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत होता है, जिसमें रहने वाले सभी सरकारी हो, सरकारी संस्थाएं हो, व्यक्ति हो, इसे पालन करने के लिए बाध्य। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच में क्या रिलेशन है? अब आता है हमारा मेन टॉपिक, नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ के बीच में रिलेशन। राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच संबंध को जानने के लिए कुछ सिद्धांत हैं, जिनमें पहला सिद्धांत है द्वैतवादी सिद्धांत, दूसरा है एकात्मक सिद्धांत, तीसरा है रूपांतरवादी सिद्धांत और चौथा है प्रत्योजन सिद्धांत। इसमें पहला सिद्धांत है द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैतवादी सिद्धांत जो है इसका विकास हुआ था 1899 में। जर्मनी के एक न्यायाधीश हैं जिनका नाम था ट्रिपेल, उनके द्वारा द्वैतवादी सिद्धांत का विकास किया गया, जिसका बाद में समर्थन किया था एनजी लोटे ने भी। द्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून एक दूसरे से अलग अलग है और एक दूसरे से स्वतंत्र पद्धतियां हैं। यानी यहाँ द्वैतवादी सिद्धांत ये मानते हैं कि नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों कानून अपने आप में पूर्ण है और एक कानून के नियम दूसरे कानून द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते। यानी ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं और अपने आप में कंप्लीट भी हैं। एक कानून के नियम दूसरे कानून में ग्रहण नहीं, लेकिन एक मान्यता द्वैतवादी सिद्धांत होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून में अंतर है। पहला अंतर है विषय के आधार पर अंतर। अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य विषय राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, जबकि राष्ट्रीय कानून का मुख्य विषय होते हैं उस देश के नागरिक, यानी उस स्टेट में रहने वाले लोग राष्ट्रीय कानून के विषय हैं और बहुत सारे स्टेट मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय बनेंगे।
दूसरा अंतर है उत्पत्ति के आधार पर। राष्ट्रीय कानून की उत्पत्ति का स्रोत होता है राज्य की अपनी इच्छा, यानी राज्य ने अपनी इच्छा से राष्ट्रीय कानून बनाए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून की उत्पत्ति का स्रोत होता है राज्य की सामान्य इच्छा, कॉमन डिजायर। बहुत सारे राज्य आपस में मिलकर सामान्य सहमति पर आधारित हो जाए तो बनेगा अंतर्राष्ट्रीय कानून, जबकि राज्य केवल एक राज्य अपनी इच्छा के अनुसार जिन कानून को बनाएगा वो राष्ट्रीय होगा। तीसरा अंतर है बाध्यकारिता के आधार। राष्ट्रीय कानून का पालन अनिवार्य होता है, कंपल्सरी होते हैं ये, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून में बाध्यकारी शक्ति नहीं होती है, कंपल्सरी इसमें नहीं होती है। चौथा अंतर है विधि निर्माण की संस्थाओं के आधार पर कानून निर्माण करने वाली संस्थाएं। राष्ट्रीय कानून का निर्माण करने वाली निश्चित वैधानिक संस्थाएं होती हैं। हर एक देश में विधान पालिका होती है जो राष्ट्रीय कानून निर्माण करती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करने वाली इस प्रकार की कोई भी निश्चित संस्था अभी तक नहीं है। इस संस्था अब पांचवा अंतर है शक्ति के आधार पर। राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए न्यायालय पुलिस की व्यवस्था की जाती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून से लागू करने के लिए ऐसे किसी अभाव पाया जाता है। शक्ति के आधार पर ही किसी भी कानून को असल में कानून का दिया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए या फिर इसकी रक्षा करने के लिए ही न्यायालय है। यद्यपि दोनों कानून में मौलिक अंतर विद्यमान है, लेकिन दोनों का मुख्य लक्ष्य है समाज में शांति व्यवस्था स्थापना, अराजकता को रोकना। लेकिन बस यही कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कानून का जो एरिया है वो लिमिटेड है, वो केवल अपने देश के अंदर ही आंतरिक व्यवस्था और शांति के साथ करती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का एरिया थोड़ा बड़ा है, ये पूरे विश्व के देशों के बीच में शांति आलोचना की जाती है। पहली आलोचना है इसकी, एक ही सिक्के के दो पहलू। आलोचकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून दो अलग सिक्के के दो पहलू, दोनों द्वारा मिलकर ही विधि शास्त्र की रचना की जा सकती है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य समान है, इसलिए ये दोनों भी समान होने चाहिए। दूसरा, आलोचना की जाती है विषय के आधार पर। आलोचना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय राज्य है, लेकिन व्यक्ति का राज्य से बाहर कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति भी तो स्टेट में ही रहता है, व्यक्तियों से मिलकर ही स्टेट बना है, इसलिए विषय के आधार पर भी अंतर को हम नहीं मान सकते। दूसरा सिद्धांत आता है। पहला सिद्धांत हमने किया था द्वैतवाद सिद्धांत, अब दूसरा करेंगे एकात्मक सिद्धांत। एकात्मक सिद्धांत द्वैतवादी सिद्धांत के बिल्कुल ही विपरीत है, बिल्कुल अपोजिट है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून अलग अलग और स्वतंत्र पद्धतियां नहीं है, बल्कि इनमें कोई भी मौलिक अंतर नहीं है। दोनों कानून एक ही तस्वीर और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एकात्मकवादियों के अनुसार दोनों कानूनों का आधार उचित और अनुचित के सिद्धांत है। एकात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल इक्वल है। इसको मानने वाले मुख्य समर्थक है कैल्सन, ड्यूगी और कुंज। इसके फेवर में अगर हम करना चाहें कुछ तर्क, तो ऊपर वाले ये 3 तर्क इसके फेवर में हम कह सकते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, विषय के आधार पर आलोचना नहीं की जा सकती। ये 2 इसके फेवर में हम लिख सकते हैं, इसके तर्क में लिख सकते हैं। तीसरा सिद्धांत आता है रूपांतरवादी सिद्धांत। रूपांतरवादी सिद्धांत, जैसा कि रूपांतर शब्दावली से ही स्पष्ट होता है, वह सिद्धांत जो किसी वस्तु और नियम के रूप में परिवर्तन पर बल देता है, जो चेंज होता रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में परिवर्तन के बाद ही उसे राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि जब किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को राष्ट्रीय विधान पालिकाओं द्वारा कानून के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तभी राष्ट्रों के नागरिकों को उसका पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है, अन्यथा नहीं। यानी जब भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी कानून बनता है, जब तक किसी देश के अंदर विधान पालिका उसको कानून ना बनाए, तब तक उस देश के नागरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। यानी उसको चेंज करना पड़ेगा, पहले इंटरनेशनल लॉ को नेशनल लॉ में चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर इंटरनेशनल लॉ की पालना होगी। एग्जाम्पल है, भारत ने अणु अप्रसार संधि पर साइन नहीं किए हैं, अतः जब तक इस अंतर्राष्ट्रीय संधि को संसद या फिर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता, इसका रूपांतरण राष्ट्रीय विधि में नहीं होता, भारत के लिए इसका मानना आवश्यक नहीं है। यानी इंटरनेशनल लॉ पर जितनी भी ट्रीटीज होती हैं, जब तक उसको नेशनल लेवल पर अगर सहमति ना दी जाए, तब तक उसको नहीं माना जाता। इसका एग्जाम्पल है भारत का। इस सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है। आलोचकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून को अलग अलग मानना उचित नहीं है, ये दोनों एक ही है। पृथ्वी का अंतर्राष्ट्रीय संधि को राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में लागू करने से पहले रूपांतरण जरूरी नहीं है। अनेक संधियों को रूपांतरण किए बिना भी लागू किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि इंटरनेशनल लॉ पर जितनी भी ट्रीटीज होती हैं, सबको नेशनल लेवल पर सहमति लेनी जरूरी हो, ऐसा नहीं है। कुछ लॉ ऐसे भी हैं जो सीधा ही अपने आप लागू हो जाते हैं। चौथा सिद्धांत आता है प्रत्योजन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय राज्य होते हैं। इन राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा प्रत्योजन के माध्यम से शक्ति प्रदान की जाती है, डेलीगेशन के माध्यम से इन्हें पावर दी जाती है
वो निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में कानून या संधि को लागू करने का निर्णय अपनी इच्छा या आवश्यकता अनुसार करे और इसे राष्ट्रीय कानून के भाग के रूप में स्वीकार करे। इस प्रकार यह सिद्धांत राज्यों को स्वतः अधिकार देता है कि वे किसी भी सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्थितियों को स्वीकार कर सकते हैं। यानी इसमें इंटरनेशनल लॉ को डेलीगेट कर दिया जाएगा नेशनल लॉ में और फिर उसको लागू किया जाएगा। इसकी आलोचना की जाती है अधूरा सिद्धांत है। इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि यह अधूरा सिद्धांत है, गलत रूप में यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून की अपेक्षा महत्वपूर्ण है। प्रत्यायोजन का सिद्धांत मानता है कि इंटरनेशनल लॉ नेशनल कानून की तुलना में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सिद्धांत प्रतिदिन की व्यवहारिक आवश्यकताओं से दूर छटक जाता है। इस सिद्धांत में राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में कोई स्पष्ट बात सामने नहीं रखी है, इसलिए ये सिद्धांत अधूरा है। इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून के बीच संबंधों के वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही कानून एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं और पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। राज्यों को अपना राज्यत्व अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अतः ये दोनों सिद्धांत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों का उद्देश्य है एक व्यापक रूप में मानवीय शांति की स्थापना करना। क्योंकि इन दोनों का उद्देश्य एक ही है, समाज में या विश्व में शांति बनाए रखना, इसलिए दोनों कानून को हम एक ही सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ के बीच में रिलेशन जाना, उनके बीच में डिफरेंस और उनके बीच में सिमिलरिटीज के बारे में जाना है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।